राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे एंडोपैरासाइट्स या अंतःपरजीवी, जो 3 प्रकार के होते हैं। और इन 3 प्रकार के अंतःपरजीवियों को हम हेलमिन्थ्स भी बोलते हैं। हेलमिन्थ्स। तो कमेंट्स में कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें इन हेलमिन्थ जनित रोगों के बारे में बताइए। तो उनकी टिप्पणियों के आधार पर, उनके कमेंट्स के आधार पर आज हम ये क्लास ले रहे हैं। तो अंतःपरजीवी, एंडो का मतलब अंदर, पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, शरीर के अंदर पाए जाने वाले परजीवी जिनको हम हेलमिन्थ्स भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये हेलमिन्थ्स या अंतःपरजीवी 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 ट्रिमेटोड्स, दूसरा ये हो सकते हैं सिस्टोड्स, तीसरा हो सकते हैं नीमेटोड्स। तो अंतःपरजीवियों को 3 कैटेगरी में बांटा, ट्रिमेटोड्स, सिस्टोड्स और नेमेटोड्स। कृमि अंतःपरजीवी, इनको हम कह सकते हैं कृमि, यानी कि उनको हम वर्म्स भी कह सकते हैं। वर्म्स यानी कीड़े या कृमि, हम इनको कह सकते हैं कीड़े या कृमि। ठीक है। अब इन कृमियों की, अंतःपरजीवियों की आकृति के हिसाब से ये 3 भागों में बांटा है। इनकी आकृति भी इन कृमियों की अलग अलग होती है। यहाँ पर जो ट्रिमेटोड्स हैं प्यारे बच्चों, इन ट्रिमेटोड्स को हम लीवर फ्लूक्स भी कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक्स। और चूंकि इनकी आकृति पत्ती जैसी होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लीफ वर्म्स, पर्णकृमि। इनकी आकृति पत्ती नुमा होने के कारण इनको हम लीफ वर्म्स भी बोलते हैं। और चूंकि ये लीवर को सबसे ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट करती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक्स भी बोलते हैं इन ट्रिमेटोड्स को। आगे जो सिस्टोड्स हैं, इनको प्यारे बच्चों हम सामान्यतया टेप वर्म्स भी कहते हैं। टेप वर्म्स, हिंदी में टेप वर्म का अर्थ क्या हो गया? फीता कृमि। टेप का मतलब फीता, वर्म्स का मतलब कृमि, फीता कृमि। इनको अंग्रेजी में लीफ वर्म, तो हिंदी में पर्णकृमि। तो ये पर्णकृमि, ये फीता कृमि, और ये नेमेटोड्स कहलाते हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स या इनको हम बोलते हैं गोल कृमि। तो जो ये हेलमिन्थ्स हैं, जो अंतःपरजीवी हैं, जिनको हम वर्म्स भी कहते हैं, ये 3 प्रकार के ट्रिमेटोड्स, सिस्टोड्स और नेमेटोड्स होते हैं। ट्रिमेटोड्स को लीवर फ्लूक्स या लीफ वर्म्स भी हम कहते हैं। सिस्टोड्स को टेप वर्म हम कहते हैं, फीताकृमि। और नेमेटोड्स को हम राउंड वर्म या गोल कृमि भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे प्यारे बच्चों ट्रिमेटोड्स के बारे में। ये ट्रिमेटोड्स भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये ट्रिमेटोड्स जंतुओं के शरीर के जिस अंग को प्रभावित करते हैं, उस अंग के आधार पर इन ट्रिमेटोड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ब्लड फ्लूक्स, दूसरा लीवर फ्लूक्स, तीसरा रूमन फ्लूक्स या स्टोमक फ्लूक्स या इंटेस्टाइन फ्लूक्स, या इनको कोनिकल फ्लूक्स भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं इनके। ये ब्लड फ्लूक्स है, जो ब्लड को सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं। ये लीवर फ्लूक हैं, जो लीवर को ख़राब करते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? रूमन में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में।
और इनकी आकृति कोन शंकुनुमा होने के कारण इनको बोलते हैं कोनिकल फ्लुक्स भी। अब देखिए इन कोनिकल फ्लुक्स को पैराएम्फिस्टोम्स भी कहते हैं या एम्फिस्टोम्स भी कहते हैं, ये भी इनका नाम है। एम्फिस्टोम्स या पैराएम्फिस्टोम्स भी इनको बोलते हैं, रूमन या स्टोमक फ्लुक्स को। और देखिए ब्लड फ्लू हम यहाँ शुरुआत करते हैं। ब्लड फ्लू का जो उदाहरण है वो अपने एक ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिस्टोसोमा नेजेलिस। सिस्टोसोमा नेजेलिस ये एक ब्लड फ्लूक है, और ये वाला ब्लड फ्लूक जो रोग पैदा करता है उसको बोलते हैं नेजल सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस, नेजल सिस्टोसोमियासिस को हम नेजल ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं। नेजल ग्रेनुलोमा भी इसको हम बोलते हैं, और इसी बीमारी को हम स्नोरिंग डिजीज भी बोलते हैं। स्नोरिंग डिजीज। तो इसको नेजल सिस्टोसोमियासिस या नेजल ग्रेनुलोमा या स्नोरिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों ये सिस्टोसोमा नेजेलिस है जो अपनी नेजल कैविटी है, याद रखिए नाम नेजल आ रहा है नेजेलिस, तो जो अपनी नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के अंदर जो वेन्स हैं उस वेन में ये ग्रोथ करती है, उस वेन से ये ब्लड सक करती है, ब्लड चूसती है, और वेन्स में ब्लड चूसने के कारण इन वेन्स से ब्लड बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं हीमोरेज। हीमोरेजिस रक्त वाहिनी के रप्चर होने से रक्त का बाहर निकलना क्या कहलाता है? हीमोरेज। और फिर ये जब नाक से बाहर निकलता है, नोज से बाहर निकलता है, रक्त जब नोज से बाहर निकलता है तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस। ये फार्माकोलॉजी में भी बताऊंगा। ब्लड का नाक से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एपिस्टेक्सिस। तो इस बीमारी में ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि आपने देखा होगा गाय भैंस के नाक से लगातार खून बहता रहता है। आप नाक को ऐसे करके देखेंगे तो ग्रेनुलोमा भी आपको दिखेगा, ग्रेनुलोमेटस उसको घाव दिखेगा अंदर से, और जानवर को सांस लेने में गुरगुर की आवाज़ करेगा वो, इसलिए इसको स्नोरिंग डिजीज भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए ब्लड फ्लूक्स जो हैं उनका ये एक ही उदाहरण है अपने बहुत फेमस सिस्टोसोमा नेजेलिस, जो नेजल सिस्टोसोमियासिस, नेजल ग्रेनुलोमा या स्नोरिंग डिजीज पैदा करता है। ये नेजल कैविटी में पाए जाने वाली जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, उनको चूसकर उनको तोड़कर उनमें से ब्लड बाहर निकलता है, और ये ब्लड जब नाक से बाहर निकलता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। और प्यारे बच्चों इसका ट्रीटमेंट बहुत फेमस है। बस इसके बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो क्या है? लट और पट। लट और पट, लट और पट दोनों ही इसके ट्रीटमेंट। लट का मतलब क्या है? लिथियम एंटीमनी टार्टरेट, लिथियम एंटीमनी टार्टरेट। और पीएटी का मतलब क्या है? पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट। पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट, लिथियम एंटीमनी टार्टरेट। ये लट और पट दोनों किसके इलाज है? सिस्टोसोमा नेजेलिस के, जो कि एक प्रकार की ब्लड फ्लूक है। तो निम्न में से ब्लड फ्लूक का उदाहरण है, पूछ लिया जाए तो आपको जवाब पता होना चाहिए। इलाज से भी संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों अगली टॉपिक अपने पास क्या है? लीवर फ्लूक्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों ये लीवर फ्लूक्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो फेशियोला हिपेटिका, दूसरा है फेशियोला जिजेंटिका। फेशियोला हिपेटिका और फेशियोला जिजेंटिका दोनों में दो फर्क है, ध्यान रखना मोटे मोटे, कि फेशियोला हिपेटिका और फेशियोला जिजेंटिका में अंतर क्या है कि ये जो फेशियोला हिपेटिका है ये शीप को प्रभावित करता है मुख्यतः। इसका जो प्राइमरी होस्ट है, इनमें दो तरह के होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, जिसे हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। सेकेंडरी होस्ट को, प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिनमें ये अपना लैंगिक जनन पूरा करते हैं, अर्थात अंडे देते हैं। ये जो फ्लूक्स हैं, ये जो कीड़े हैं,
ये जिस भी होस्ट में अंडे देंगे उस होस्ट को बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो इस फेसियोला हिपेटिका के लिए प्राइमरी होस्ट कौन है? शीप। और फेसियोला जिजेंटिका के लिए प्राइमरी होस्ट कौन है? कैटल। तो पहला अंतर तो ये हो गया, ध्यान रखिए। आपसे सवाल आ जाए कैटल को प्रभावित करने वाली मुख्य लीवर फ्लू कौन सी है? फेसियोला जिजेंटिका। और शीप को फेसियोला हिपेटिका। दूसरा अंतर क्या है कि फेसियोला जो हिपेटिका है यह मुख्यतया पर्वतीय भागों में पाए जाने वाली फ्लूक है। पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले पशुओं में ये पाई जाती है। और ये फेसियोला जिजेंटिका मैदानी भागों में पाए जाने वाले पशुओं में पाई जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों फ्लूक्स, लीवर फ्लूक्स, फेसियोला हिपेटिका और फेसियोला जिजेंटिका। तीसरा जो मैं इनका जो लाइफ साइकिल है वहाँ से बहुत सवाल आते हैं। सभी पूरे ट्रिमेटोड्स का पूरा कॉमन बताऊंगा सबका, उसमें सिस्टोसोमा भी आ गया, लीवर फ्लूक्स भी आ गए, रूमन फ्लूक्स भी आ गए, सबका कॉमन जो लाइफ साइकिल है पूरी बताऊंगा। यहाँ उदाहरण और याद रख लीजिए। यहाँ पर रूमन फ्लूक्स के उदाहरणों में जिन्हें पेरा एम्फिस्टोम्स बोलते हैं, पहला उदाहरण तो यही है पेरा एम्फिस्टोमम, पेरा एम्फिस्टोमम। दूसरा केलिकोफोरोन, तीसरा कोटिलोफोरोन। ये तीनों ही रूमन फ्लूक्स या स्टोमक फ्लूक्स या इंटेस्टाइनल फ्लूक्स के नाम से जानी जाती हैं। पेरा एम्फिस्टोमम, केलिकोफोरोन और कोटिलोफोरोन, ध्यान रखिए। अब प्यारे बच्चों, चाहे तो वो ब्लड फ्लूक हो, चाहे लीवर फ्लूक हो, चाहे स्टोमक फ्लूक हो, कहने का मतलब पूरे ट्रिमेटोड्स की हम बात करेंगे। तो देखिए वो लार्वाकार, प्राइमरी होस्ट का और सेकेंडरी होस्ट का जो लाइफ साइकिल कैसे चलता है, वहाँ से बहुत सवाल आते हैं, मैं बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि ये प्राइमरी होस्ट है और प्राइमरी होस्ट का पशु, चाहे वो गाय है या शीप है, मान लीजिए कि ये कैटल या शीप कोई भी है, ठीक है प्यारे बच्चों, कैटल है मान लीजिए, ये प्राइमरी होस्ट होता है इसमें। और प्राइमरी होस्ट वही होता है जिसमें ये फ्लूक्स क्या देती हैं? अंडे। तो इसलिए ध्यान रखना, पशुओं ने जो गोबर किया, इस गोबर में क्या बाहर आए? एग्स यानी अंडे। किसके? इन ट्रिमेटोड्स के। सबकी बात आ गई, ब्लड फ्लूक हो, लीवर फ्लूक हो, चाहे रूमन फ्लूक हो, सबकी बात है, कॉमन बात है। तो पशुओं के गोबर में इन फ्लूक्स के क्या आए? अंडे बाहर आए। अंडे की हैचिंग हुई। हैचिंग का मतलब अंडा फूटना। जैसे मुर्गी का अंडा है, जब उसकी हैचिंग होती है तो चिक बाहर निकलता है। तो इस अंडे की हैचिंग से जो लार्वा बाहर निकला मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं मिरासीडियम। मिरासीडियम बहुत फेमस है। कैसे पूछा जाएगा सवाल में बताऊंगा। ये मिरासीडियम लार्वा, ये लार्वा है जो अंडे के फूटने से निकला। ये मिरासीडियम लार्वा स्नेल को इन्फेक्ट करता है, स्नेल को संक्रमित करता है। स्नेल का हिंदी अर्थ क्या है? घोंगा। और ये स्नेल या घोंगा मेरे भाई इन फ्लूक्स का या इन ट्रिमेटोड्स का क्या है? सेकेंडरी होस्ट, या इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बताइए ट्रिमेटोड्स का या फ्लूक्स का, सभी प्रकार की फ्लूक्स का सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है। क्या होता है? स्नेल होता है, घोंगा, ठीक है ना। अब सवाल क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? ये भी आ जाता है, फ्लूक्स की कौन सी लार्वा अवस्था स्नेल को संक्रमित करती है? तो उसका जवाब क्या हो गया? मिरासीडियम। यही तो घुसा ना स्नेल में। तो इस स्नेल को संक्रमित करने वाली लार्वा अवस्था कौन सी है? मिरासीडियम, ठीक है। यह सवाल ऐसे भी आ जाता है, फ्लूक्स के अंडे की हैचिंग से निकलने वाली लार्वा अवस्था का नाम क्या है? तो उसका जवाब भी हो गया मिरासीडियम, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो स्नेल है, इसके बारे में कभी कभी सवाल आता है इसकी किलिंग के लिए, जब इसको मारना हो, क्योंकि ये मरेगा तभी तो इसका जीवन चक्र रुकेगा, क्योंकि स्नेल के अंदर इस लार्वा का अभी डेवलपमेंट होता है।
तो स्नेल को मारने के लिए मेरे प्यारे भैया कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम नीला थोता कहते हैं। पशुधन सहायक भर्ती 2018 में सवाल आया था, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोता भी कहते हैं। और ये नीला थोता जब मैं फार्माकोलॉजी में बताऊंगा, ये एक प्रकार का कॉस्टिक नेचर का है, अर्थात ये कोशिकाओं की मृत्यु भी करता है। इसलिए जब कोई लेसरेटेड वुंड हो, गला सड़ा कोई घाव, उसमें से घाव की गली सड़ी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, मारने के लिए कॉपर सल्फेट देना पड़ता है। और ये वही कॉपर सल्फेट है जो इसोफेजियल ग्रूव को बंद करने के लिए भी काफ को पिलाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो आपको यह याद रखना, स्नेल या घोंगे को मारने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? कॉपर सल्फेट, जिसका नाम क्या है? नीला थोता। ये याद रखें प्यारे बच्चों। जब मिरासीडियम इस स्नेल को संक्रमित करता है तो इस स्नेल में ये मिरासीडियम किस में बदल जाता है? स्पोरोसिस्ट नामक लार्वावस्था में। स्पोरोसिस्ट नामक लार्वावस्था में बदल जाता है ये स्नेल के अंदर। फिर ये स्पोरोसिस्ट बदल जाती है रेडिया नामक लार्वा में। फिर ये रेडिया अवस्था बदल जाती है किसमें? सर्केरिया में। प्यारे बच्चों, स्नेल के अंदर ये 3 लार्वा अवस्थाएं डेवलप होती हैं। पहले स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया। ठीक है। अब देखिए क्या घटना घटित होती है। ये सर्केरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? ये स्नेल से बाहर निकल जाता है की बार। तो बताइए, स्नेल से बाहर, सेकेंडरी होस्ट से बाहर निकलने वाली फ्लूक्स की लार्वा अवस्था का नाम क्या है? सर्केरिया। तो ये सर्केरिया सरक जाता है बाहर। देखो नाम से याद रहा, सर्केरिया घोंगे से सरक लेता है वहां से। तो घोंगे से कौन सरकता है? सर्केरिया। तो ये स्नेल से बाहर निकल जाता है और फिर कहाँ आ जाता है? दूब में, घास में, हरी पत्तियों में। समझ रहे हो? यहाँ ये पड़ा रहता है और यहाँ दूब में, घास में, हरी पत्तियों में पड़े पड़े ये सर्केरिया ऐसे छाना माना नहीं बैठता, ये निठल्ला नहीं रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। और क्या करता है ये सर्केरिया अपने आप को और डेवलप कर लेता है। और अब की बार इस सर्केरिया को हम क्या कहते हैं? मेटा सर्केरिया। तो प्यारे बच्चों याद रहेगा, मेटा सर्केरिया। तो स्नेल से बाहर निकल कर हरी घास पत्तियों में किस में डेवलप हो जाता है? मेटा सर्केरिया में। और अब आप खुद बताइए, ये पशु किसे खाएगा? इसे ही खाएगा। अरे पशु दूब घास हरी पत्तियों को ही तो खाएगा। जब दूब घास हरी पत्तियों को ये पशु खाएगा, गाय चरेगी या ये लल्डी इनको चरेगी, भेड़ इनको चरेगी, तो दूब घास हरी पत्तियों के साथ में ये मेटा सर्केरिया इस पशु के शरीर के अंदर चला जाता है। इसके पशु के शरीर के चरने से या खाने से, इसको खाया किसको? दूब घास को। तो मेटा सर्केरिया पशु के अंदर चला गया। और ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया? 3 प्रकार के, क्या मैंने बताए? फ्लूक्स या 3 प्रकार के टेमोट्स बताए। मैंने कहा ब्लड फ्लूक है, तो यहाँ तक सारा काम हो गया। अगर ये सिस्टोसोमा है तो वो कहाँ चला जाएगा? नाक की शिराओं में। और अगर ये लीवर फ्लूक्स है तो कहाँ चला जाएगा? लीवर में, बाइल डक्ट में। अगर ये लीवर फ्लूक है तो लीवर में चला जाएगा, बाइल डक्ट में चला जाएगा, और लीवर में जाके एक रोग पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं लीवर रोट। लीवर रोट। तो लीवर रोट रोग किससे पैदा होता है? फेशियोला से। तो लीवर में, बाइल डक्ट में जाके उनको अवरुद्ध कर देती है। और बाइल डक्ट को अवरुद्ध करने के कारण, बाइल डक्ट क्या होगी प्यारे बच्चों? अवरुद्ध होगी। बाइल डक्ट के अवरुद्ध होने के कारण जो बिलीरुबिन नामक पीला वर्णक है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और उस बिलीरुबिन की सांद्रता बढ़ने से बताओ कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। देखो ये भी आ गया साथ में। तो ये फेशियोला जॉन्डिस रोग भी कर सकती है। और लीवर को खराब करने, देखो बाइल डक्ट अवरुद्ध होने से पीलिया हुआ,
लीवर को खराब करने से लीवर रोट हुआ, मगर साथ ही लीवर खराब होने से मेरे प्यारे भाइयों, लीवर में ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है? रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो रक्त का परासरण दाब मेरे प्यारे भाइयों कम हो गया, और रक्त का परासरण दाब कम होने से एडिमा होने लगता है। रक्त वाहिकाओं से, रक्त वाहिनियों से वो प्लाज्मा निकल कर टिश्यूज में, ऊतकों में इकट्ठा होने लगता है। उससे क्या हो जाती है? सूजन या एडिमा पैदा हो जाती है। अब ये एडिमा दो जगह हो सकता है। अगर ये एडिमा गले के नीचे हुआ, यानी मैंडिबल जो बोन है, मैंडिबल जो निचला जबड़ा है, यहाँ हुआ तो इसको हम बोलते हैं बोटल जा। देखो बोटल जा, तो बोटल जा रोग भी किस में होता है? लिवर फ्लूक्स में। तो मैंडिबल के नीचे जो एडिमा हुआ इसे बोटल जा बोलते हैं। और बेली में हुआ, बेली का मतलब क्या होता है? लोअर एब्डोमेन, जो उदर का वेंट्रल भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेली। अगर बेली में एडिमा हुआ तो इस कंडीशन को बोलते हैं पोर्ट बेली। आया समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये एडिमा क्यों हुआ? क्योंकि लीवर खराब हुआ। लीवर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो जल में घुलनशील प्रोटीन है और रक्त का परासरण दाब बनाए रखती है। तो लीवर खराब हो गया तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, रक्त का परासरण दाब नहीं बनेगा, उससे रक्त वाहिनियों से प्लाज्मा और निकल कर ऊतकों में इकट्ठा होने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एडिमा। अब ये एडिमा दो जगह हो सकता है। अगर मैंडिबल में हुआ, मैंडिबल का मतलब लोअर जा, निचला जबड़ा, ये हड्डी, मैंडिबल के नीचे अगर एडिमा हुआ तो इसे हम बोलते हैं बोटल जा। और ये ही एडिमा अगर बेली, उधर का जो वेंट्रल भाग है वहाँ हुआ तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोर्ट बेली। तो बताइए कितने रोग हो गए लीवर फ्लूक्स से? तो क्या क्या हो सकता है लीवर फ्लूक्स से? देखो चार मुख्य। लीवर रोट हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, बोटल जा हो सकता है, पोर्ट बेली हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए? जब ये अंदर ही अंदर ग्रोथ करेगा, इंटेस्टाइन में भी जाएगा वहाँ से, तो ये क्या करेगा? दस्त भी लगाएगा। तो डायरिया तो सब में, जितने भी अंतःपरजीवी होते हैं उनमें डायरिया तो सब में होता है लगभग। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और अगर रूमन फ्लूक है, जैसे पैराइम्फिस्टोमम है, तो वो रूमन में चली जाएगी, इंटेस्टाइन को खराब करेगी वो सारी चीज़ें, और डायरिया होगा। तो बात हो कि वो है। अब ध्यान रखना आपको, जो सिस्टोसोम ब्लड फ्लूक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखो, इसमें क्या सवाल आएगा? इसमें सवाल ये भी आएगा, बताइए स्नेल को संक्रमित करने वाली लार्वा अवस्था कौन सी है? मेरासीडियम। फिर पूछ लिया जाए, बताइए प्राइमरी होस्ट को, गाय या भैंस को संक्रमित करने वाली लार्वा अवस्था कौन सी है? मेटासर्केरिया। तो मई में से याद रखना आपको, और बाकी कोई सी भी संक्रमित नहीं करती है। मेरासीडियम में भी मैं आ रहा है, मेटासर्केरियम भी मैं आ रहा है। तो घोंगे को तो करती है मेरासीडियम और पशुओं को करती है मेटासर्केरिया। याद रखने वाली बात है। तो दो का नाम पूछा जाता है परीक्षा में। फिर ये बीमारियां, लीवर रोट क्या है, पीलिया कैसे होता है, फिर ये बोटल जा और पोर्ट बेली, जो मैंने समझा है बड़ा आराम से। फिर भी बार बार वीडियो को देखिए, जो चीज़ मैंने बताई अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार वीडियो को देखिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये सारे जो जीवन चक्र है, ये सभी ट्रिमेटोड्स के लिए लागू है, चाहे वो सिस्टोसोमा हो, चाहे लीवर फ्लूक्स हो, फेशियोला हिपेटिका वगैरह, चाहे पैराइम्फिस्टोम्स, रूमन स्टोमक फ्लूक हो। बस ध्यान रखना, अगर सिस्टोसोम है, सिस्टोसोमा नेजेलिस की हम बात करें, तो उसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रेडिया और मेटासर्केरिया ये नहीं होती। रेडिया और मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था नहीं होती। तो सिस्टोसोमा में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए, बताइए सिस्टोसोमा की कौन सी लार्वा अवस्था गाय भैंस को प्रभावित करती है? तो जवाब क्या आ गया? सर्केरिया। तो यहाँ तो सर्केरिया ही हो गया, क्योंकि ये इसमें मेटासर्केरिया में नहीं बदलती, सिस्टोसोम में। तो आप इसको लिख सकते हैं नोट करके कि सिस्टोसोम्स में रेडिया व मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था नहीं होती।
तो फिर पूछ लिया जाए, बताइए सिस्टोसोम की कौन सी लार्वा अवस्था पशु को प्रभावित करती है, संक्रमित करती है, तो उसका जवाब क्या हो गया? सर्केरिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका ट्रिमेटोड्स पूरा हुआ, और इनका इलाज भी मैं बता देता हूँ जब साथ साथ में। फिर इसके बाद में सिस्टोड वाली क्लास में लूँगा। ये बच्चों के कमेंट्स के आधार पर मैंने लिया कि चलो ये क्लास ले लेते हैं। इसमें 4 दवाइयाँ हैं, ध्यान रखना। रेफोक्सानाइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, ट्रिमेटोड्स के लिए एंटी ट्रिमेटोडल दवाई, ये 4 दवाई याद रखना। ऑक्सीक्लोजेनाइड, ट्राइक्लेबेंडाजोल और नाइट्रोक्सिनिल। ये तीनों तो ओरल रूट से लेने वाली दवाई है, ओरली, और ये एकमात्र जो है इंजेक्शन है, और ये लगाया जाता है सबकट रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। नाइट्रोक्सिनिल नाम है। और इसमें ध्यान रखना, जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो भेड़ की ऊन पीली पड़ जाती है, ऊन भी पीली पड़ जाती है इसमें, इसको इंजेक्शन को लगाने से। इसकी डोज है 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट। 20 किलो की अगर कोई लल्डी है या 20 किलो की कोई भेड़ है तो उसमें 1 ml सबकट लगेगा। 40 किलो की अगर कोई भेड़ है तो उसमें 2 ml सबकट लगेगा, यानी 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट से ये लगता है नाइट्रोक्सिनिल इंजेक्शन। इनकी डोज क्या है? रेफोक्सानाइड की डोज है 7.5 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट। प्रति kg बॉडी वेट का मतलब अगर 1 किलो बॉडी वेट है तो उस पर 7.5 मिलीग्राम उसको देना है। ऑक्सीक्लोजेनाइड की इसकी ठीक डबल है मेरे भाई, याद रहेगा। 7.5 का डबल क्या है? 15। तो बताइए 7.5 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट तो रेफोक्सानाइड, और ऑक्सीक्लोजेनाइड कितनी है? 15 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट। और ट्राइक्लेबेंडाजोल की तो हमेशा जहां बेंडाजोल आ जाए, एल्बेंडाजोल, फेमेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ऑक्सबेंडाजोल, ट्राइक्लेबेंडाजोल सभी एक ही डोज रेट है 10 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट। याद रखिए 10, बस याद रखिए सब। एल्बेंडाजोल, फेमेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ऑक्सबेंडाजोल और ट्राइक्लेबेंडाजोल जो भी हो सबको क्या है? 10, बस 10 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट। फिर सिस्टोड्स और नेमेटोड्स हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।